यह जो वीडियो है यह सामाजिक समूह अवधारणा का नोट्स है। सामाजिक समूह का तात्पर्य हेडिंग डालेंगे। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनके मध्य परस्पर किसी न किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संबंध पाया जाता है। व्यक्तियों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूहों की आवश्यकता पड़ती है। अतः व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है बल्कि निरंतर नवीन समूहों को निर्मित भी करता है। फिर हेडिंग डालेंगे सामाजिक समूह की परिभाषाएं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। बुगार्डस के अनुसार एक सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा प्रदान करें, जिनमें भक्ति हो और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हों। मर्टन के अनुसार किसी भी सामाजिक समूह में निम्नलिखित बातों का होना अनिवार्य है। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा है परस्पर अंतःक्रिया पर आधारित सामाजिक संबंध। और तीसरा है पारस्परिक जागरूकता। अतः मर्टन ने बताया कि एक सामाजिक समूह का निर्माण परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं तथा इन व्यक्तियों के मध्य हम की भावना होती है तथा समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस विशेष समूह का सदस्य समझते हैं, अर्थात उनमें पारस्परिक जागरूकता भी होती है। फिर हेडिंग डालेंगे सामाजिक समूह की विशेषताएं। किसी भी सामाजिक समूह में निम्नलिखित विशेषताएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये जैसा आपकी स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है आप इसको ऐसे ही बना लिए। बीच में है सामाजिक समूह की विशेषताएं। फिर पहला है व्यक्तियों का समूह, सामान्य हित, हम की भावना, ऐच्छिक सदस्यता, पारस्परिक जागरूकता, स्थायित्व, कार्य विभाजन और स्तरीकरण। फिर पहला है व्यक्तियों का समूह। कभी भी कोई अकेला व्यक्ति किसी सामाजिक समूह का निर्माण नहीं कर सकता है। इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना पूर्व प्रकार्यात्मक दशा है। फिर दूसरा है सामान्य हित। किसी भी समूह का निर्माण
उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जाता है जिनके विशेष लक्ष्य तथा हित एवं रुचियां एक समान हों। परस्पर विरोधी हितों वाले व्यक्ति एक समूह के सदस्य नहीं बन सकते हैं। फिर तीसरा है हम की भावना। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, वरन एक दूसरे के कष्ट में सहयोग एवं सहायता भी करते हैं। अतः समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट है ऐच्छिक सदस्यता। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बन सकता है, वरन वह उन्हीं समूहों की सदस्यता ऐच्छिक का तात्पर्य होता है अपनी इच्छा से, हाँ, ऐच्छिक रूप से ग्रहण करता है जिनमें उसके हितों, आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति होती है। फिफ्थ पॉइंट है पारस्परिक जागरूकता। एक समूह के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है स्थायित्व। किसी भी सामाजिक समूह की प्रकृति सामान्यतः स्थायी होती है। यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात ही समाप्त हो जाते हैं, फिर भी उनमें ऐसी अस्थिरता नहीं होती कि कोई सामाजिक समूह आज ही निर्मित हो और कल ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। फिर है कार्य का विभाजन। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में उनकी रुचि एवं योग्यतानुरूप कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट है स्तरीकरण। औपचारिक सामाजिक समूहों में सभी सदस्य समान पदों पर नहीं होते, वरन वे अपनी योग्यतानुरूप अलग अलग परिस्थितियों एवं भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। अतः समूहों में परिस्थितियों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। फिर हेडिंग है सामाजिक समूहों का वर्गीकरण। विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा सामाजिक समूहों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर ये जैसा डायग्राम दिख रहा है आप लोग इसको एज इट इज बना लेंगे। बीच में लिखा है सामाजिक समूहों के प्रकार। पहला है अंतः समूह, दूसरा है बाह्य समूह, फिर है प्राथमिक समूह, इसके बाद द्वितीयक समूह, फिर अर्ध प्राथमिक समूह और लास्ट है आपका संदर्भ समूह। फिर पहला है अंतः समूह। हम की भावना के आधार पर समनर ने अंतः समूहों को हम समूह कहकर भी संबोधित किया है। हम की भावना के आधार पर ही अंतः समूहों के सदस्यों में एकता दिखाई देती है तथा ये सभी समूह के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर परस्पर
एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एक अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को जिसके वे सदस्य हैं अन्य समूहों से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। परिवार, कॉलेज तथा देश हमारे लिए अंतः समूह का उदाहरण है। फिर दूसरा है बाह्य समूह। अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के विपरीत विशेषताओं वाले समूह न होकर केवल हम और वे की भावना पर आधारित होते हैं। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं होता है वह समूह उसके लिए बाह्य समूह होता है। बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति व्यक्ति घृणा, द्वेष, प्रतिद्वंदिता, भय तथा संदेह की भावनाएं भी रख सकता है। ऑकबर्न तथा निमकॉफ ने स्पष्ट किया कि हममें अपने अंतः समूह के सदस्यों के प्रति सहानुभूति एवं सहकारिता की भावना पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत बाह्य समूह के प्रति विरोधी भावना पाई जाती है। उनके प्रति भय, संदेह, घृणा आदि के भाव होते हैं। इस प्रकार समनर ने हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूहों को अंतः समूह तथा बाह्य समूह में वर्गीकृत किया। फिर लिखेंगे आप संदर्भ समूह। ठीक है। मर्टन की मान्यता के अनुसार सापेक्षिक वंचना के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सापेक्षिक वंचना का तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति हीनता का भाव जागृत होने लगता है तथा वह किसी अन्य समूह को श्रेष्ठ समझने लगता है। यह अन्य समूह जिसे वह श्रेष्ठ मानता है, जिसकी वह सदस्यता प्राप्त करने का आकांक्षी है, वह उसी समूह के अनुरूप व्यवहार करने का, उसके मानकों एवं मूल्यों को अपने व्यवहार में अंगीकार करने का प्रयास करने लगता है। संदर्भ समूह प्रायः सापेक्षिक वंचना के कारण ही नहीं निर्मित होते, अपितु महत्वाकांक्षा भी इसका एक महत्वपूर्ण आधार हो सकती है। फिर आप हेडिंग डालेंगे प्राथमिक समूह। सन 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। कूले ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक समूहों का तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं तथा जिनमें सदस्यों के मध्य सहयोग पाया जाता है। कूले ने सर्वप्रथम खेल समूह, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया था। प्राथमिक समूह की परिभाषाएं। लुंडबर्ग के अनुसार
प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। एलेक्स इंकल्स के अनुसार प्राथमिक समूहों में सदस्यों के संबंध भी प्राथमिक होते हैं तथा सहयोग और सहवास की भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि व्यक्तियों का अहम हम की भावना में बदल जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे प्राथमिक समूहों की विशेषताएं। देखिए जैसे ये डायग्राम दिख रहा है ऐसे ही इसको एज इट इज आप बना लीजिए। तो बीच में लिखा है प्राथमिक समूह की विशेषताएं। पहला है शारीरिक समीपता, लघु आकार, अवधि, सामान्य उद्देश्य तथा सामान्य हित, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, स्वतः विकास, अनौपचारिक प्रकृति। तो पहला हेडिंग लिखिए शारीरिक समीपता। डेविस ने प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता को महत्व दिया है। इससे समूह के व्यक्तियों के मध्य बराबर अंतःक्रिया होने से घनिष्ठता बढ़ती है तथा ये सभी सदस्य मानसिक रूप से भी जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर दूसरा है लघु आकार। प्राथमिक समूह का आकार जितना छोटा होगा लोगों के मध्य उतनी ही घनिष्ठता होगी। फेयर चाइल्ड के अनुसार सामान्यतः 3 से 4 व्यक्तियों से लेकर 50 से 60 व्यक्ति तक ऐसे समूह में पाए जाते हैं। ऐसे समूह में विचारों का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से होता है, किसी अन्य माध्यम के द्वारा नहीं। थर्ड पॉइंट है अवधि। संबंधों की अवधि का पारस्परिक घनिष्ठता से सीधा संबंध है। निरंतर अंतःक्रिया से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और आत्मीयता के भाव उत्पन्न होते हैं जो संबंधों की घनिष्ठता के लिए अत्यावश्यक हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य उद्देश्य तथा सामान्य हित। प्राथमिक समूह में सदस्यों के उद्देश्य तथा हित समान होते हैं, अतः सभी सदस्य इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे संबंध स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के साधन नहीं होते, बल्कि संबंध इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वे स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। डेविस के अनुसार यह संबंध संविदा, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत, आत्मिक, भावनात्मक एवं अपने आप में पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग स्वतः विकास। प्राथमिक संबंध स्वतः स्वाभाविक रूप से बनते हैं। इसके लिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है। ऐसे समूह व्यक्ति की स्वेच्छा से ही बनते हैं तथा स्वतः ही विकसित होते हैं। अनौपचारिक प्रकृति। प्राथमिक समूह अनौपचारिक प्रकृति के होते हैं।
ऐसे समूहों में सभी व्यक्तियों का समान महत्व होता है तथा सभी का पारस्परिक दृष्टिकोण से अनौपचारिक नियंत्रण भी पाया जाता है। फिर द्वितीयक समूह हेडिंग है ना। द्वितीयक समूह औद्योगिक तथा विकसित समाजों की देन है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। ऐसे समाजों में जीवन औपचारिकताओं पर आधारित होता है। द्वितीयक समूह की परिभाषाएं। वीर स्टीड के अनुसार वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। फिर ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। अतः द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं है। ऐसे समूह में शारीरिक निकटता की भी अनिवार्यता नहीं होती है। ऐसे संबंध औपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरीय होते हैं। फिर है हेडिंग डालिए द्वितीयक समूहों की विशेषताएं। इसको आप ऐसे ही बना लेंगे। द्वितीयक समूहों की विशेषताएं। पहला है विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित। नेक्स्ट है घनिष्ठता का अभाव, औपचारिक प्रकृति, बड़ा आकार, स्वतः विकसित नहीं, शारीरिक समीपता का अभाव। पहला है विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित। द्वितीयक समूह जानबूझकर कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित किए जाते हैं। फिर घनिष्ठता का अभाव। ऐसे समूहों के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अन्य सदस्यों को व्यक्तिगत रूप में जानते ही हों। ऐसे संबंधों में मुख्यतः अप्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया जनसंचार के माध्यमों द्वारा की जाती है। फिर हेडिंग है औपचारिक प्रकृति। द्वितीयक समूहों के सदस्यों के मध्य संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। ऐसे समूहों में व्यक्ति के स्थान पर परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। फिर दूसरी हेडिंग है बड़ा आकार। द्वितीयक समूहों का आकार प्राथमिक समूहों से अपेक्षाकृत कहीं अधिक विस्तृत होता है। फिर दूसरी हेडिंग है स्वतः विकसित नहीं। द्वितीयक समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्मित किए जाते हैं। इनका विकास स्वतः नहीं होता है, बल्कि ये सचेतन प्रयासों का परिणाम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक समीपता का अभाव। द्वितीयक समूहों की प्रकृति औपचारिक होती है तथा इनका आकार अत्यंत विस्तृत होने के कारण इनके सदस्यों के मध्य शारीरिक समीपता का अभाव पाया जाता है। फिर नेक्स्ट
समूह का जो वर्गीकरण है वो है आभासी या अर्ध प्राथमिक समूह। कूले के अनुसार कुछ ऐसे समूह भी होते हैं जिनमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समूहों की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। ऐसे समूह ही अर्ध प्राथमिक समूह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अर्ध प्राथमिक समूह समूह सदस्यों की संख्या, घनिष्ठता एवं आमने सामने के संबंधों की दृष्टि से तो प्राथमिक होते हैं, किंतु संरचना व संगठन की दृष्टि से द्वितीयक समूहों के निकट होते हैं। कूले ने स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी, क्लब, ग्रामीण मनोरंजन केंद्र आदि को अर्ध प्राथमिक समूह की संज्ञा दी है। फिर अर्ध प्राथमिक समूह की परिभाषा। कूले के अनुसार ये घनिष्ठ आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित वे समूह हैं जो अपनी संगठन संबंधी विशेषताओं और विशेष उद्देश्य के कारण सीमित आकार के होते हैं। फिर जिन्सबर्ग के अनुसार आभासी समूह का प्रयोग मनुष्य के ऐसे संकलन के लिए करते हैं जिसका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, फिर भी उसके सदस्यों में समान रुचियां एवं व्यवहार प्रतिमान पाए जाते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में समूहों का अत्यंत महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे जीवन पर्यंत सामाजिक संबंधों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकता रहती है।